नेटफ्लिक्स ने वो काम किया है जो शायद उसने आज तक किसी बॉलीवुड सुपरस्टार के लिए नहीं किया। पहली बार नेटफ्लिक्स का एक शो तो दोस्तों, वॉच इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 कमिंग सून ऑन नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर सेम ड्यूरेशन, सेम डे, सेम टाइम, सब कुछ सेम टू सेम। अब सुनने में ये बिजनेस सुसाइड लगता है, क्योंकि नेटफ्लिक्स की पूरी कंपनी एक ही रूल पर बनी थी, अगर कंटेंट देखना है तो सब्सक्रिप्शन खरीदो। लेकिन अब वही नेटफ्लिक्स करोड़ों रुपए खर्च करके ऐसा शो ला रहा है जिसे लोग फ्री में भी देख सकते हैं। कि आखिर नेटफ्लिक्स को इससे फायदा क्या है? क्या नेटफ्लिक्स सच में अपना सबसे बड़ा रूल तोड़ रहा है, या फिर उसने स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री का अगला चैप्टर सबसे पहले पढ़ लिया है? आखिर नेटफ्लिक्स जैसी $300 बिलियन कंपनी, जिसने हमेशा अपने कंटेंट को लॉक करके रखा, उसने अचानक अपनी सबसे बड़ी ताकत क्यों छोड़ दी? क्या समय रैना इतना बड़ा क्रिएटर बन चुका था, या फिर नेटफ्लिक्स के बिजनेस मॉडल में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए पहले हमें नेटफ्लिक्स की पूरी कहानी समझनी होगी। नेटफ्लिक्स की शुरुआत साल 1997। नेटफ्लिक्स आज की तरह स्ट्रीमिंग जायंट नहीं था। उस समय ये सिर्फ एक डीवीडी रेंटल कंपनी थी। लोग वेबसाइट पर मूवी चुनते, नेटफ्लिक्स डीवीडी उनके घर भेजता, देखने के बाद डीवीडी वापस भेज दी जाती। लेकिन कुछ ही सालों में इंटरनेट की दुनिया बदलने लगी और नेटफ्लिक्स ने भी डीवीडी छोड़कर स्ट्रीमिंग पर पूरा फोकस कर दिया। शुरुआत में उनके पास अपना कोई कंटेंट नहीं था जो मूवीज और टीवी शोज दूसरे स्टूडियोज बनाते थे। नेटफ्लिक्स सिर्फ उनके लाइसेंसिंग राइट्स खरीदकर अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाता था, यानी कंटेंट किसी और का, प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स का। शुरुआत में ये मॉडल बहुत सफल रहा, लेकिन धीरे धीरे नेटफ्लिक्स को एहसास हुआ कि वह एक बहुत बड़े खतरे के साथ बिजनेस कर रहा है। एक्सक्लूसिविटी की असली कहानी, नेटफ्लिक्स करोड़ों डॉलर देकर शोज के राइट्स खरीदता था, लेकिन उन शोज का असली मालिक कोई और होता था। अगर कभी उस स्टूडियो ने अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया तो वह अपना कंटेंट वापस ले सकता था, और बिल्कुल यही हुआ। नेटफ्लिक्स ने फ्रेंड्स जैसे शोज के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए। ये प्लेटफॉर्म के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शोज में से एक बन गया। लेकिन जैसे ही वार्नर ब्रोस ने अपना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसने फ्रेंड्स के राइट्स वापस ले लिए। कुछ ही समय बाद द ऑफिस, साउथ पार्क और कई बड़े शोज भी नेटफ्लिक्स से गायब होने लगे। नेटफ्लिक्स पैसा खर्च करता रहा, लेकिन कंटेंट हमेशा किसी और का रहा। और तभी नेटफ्लिक्स ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बदल दी। नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा डिसीजन साल 2013 में नेटफ्लिक्स ने तय किया, अब दूसरों का कंटेंट किराए पर नहीं, अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाया जाएगा। इसी सोच से पैदा हुआ हाउस ऑफ कार्ड्स। ये नेटफ्लिक्स का पहला बड़ा ओरिजिनल हिट बना। इसके बाद स्ट्रेंजर थिंग्स, डार्क, मनी हाइस्ट, स्क्विड गेम, वेडनेसडे, एक के बाद एक ओरिजिनल शोज आते गए और नेटफ्लिक्स की पहचान ही बदल गई। 2024 तक कंपनी लगभग $70 बिलियन सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट बनाने में निवेश कर चुकी थी। आज नेटफ्लिक्स की लाइब्रेरी का ज्यादातर हिस्सा उसी का खुद का बनाया हुआ कंटेंट है। यानी अगर नेटफ्लिक्स का कोई ओरिजिनल शो देखना है तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। यही थी उनकी सबसे बड़ी ताकत, एक्सक्लूसिविटी। लेकिन फिर जून 2026 में यही रूल पहली बार टूट गया, और इसकी वजह था एक भारतीय यूट्यूबर समय रैना, जिसके लिए नेटफ्लिक्स ने अपना सबसे बड़ा रूल बदल दिया। समय रैना ने अपने करियर की शुरुआत एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में की थी, लेकिन असली पहचान उसे मिली यूट्यूब से। 2024 में समय ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, इंडियाज गॉट लेटेंट। कॉन्सेप्ट बेहद सिंपल था, लेकिन एग्जीक्यूशन बिल्कुल अलग। कंटेस्टेंट्स आते, अपना टैलेंट दिखाते, जजेस उन्हें रोस्ट करते, ऑडियंस लाइव रिएक्ट करती, और पूरा शो बिना किसी स्क्रिप्ट के आगे बढ़ता। यही अनफिल्टर्ड स्टाइल युवाओं को सबसे ज्यादा पसंद आया। कुछ ही महीनों में हर एपिसोड करोड़ों व्यूज लाने लगा। सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल होने लगी। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह सिर्फ एक ही शो की चर्चा थी। इंडियाज गॉट लेटेंट अब सिर्फ एक यूट्यूब शो नहीं रहा, बल्कि एक इंटरनेट फेनोमेनॉन बन चुका था। लेकिन जितनी तेजी से शो ऊपर गया, उतनी ही तेजी से विवादों में भी फंस गया। एक एपिसोड के बाद शो पर कई राज्यों में कंप्लेंट्स दर्ज हुई। ऑब्सेनिटी, अब्यूजिव लैंग्वेज और पब्लिक डिसेंसी जैसे आरोप लगे। कई गेस्ट्स और क्रिएटर्स के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि शो कुछ समय के लिए रुक गया। बहुत लोगों को लगा शायद इंडियाज गॉट लेटेंट की कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन यहीं एंट्री होती है नेटफ्लिक्स की। 2026 में नेटफ्लिक्स ने समय रैना के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की। सबको उम्मीद थी अब शो सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही आएगा, जैसा नेटफ्लिक्स हमेशा करता आया है। जून 2026 में अचानक उसके चैनल पर एक नोटिफिकेशन आया। टाइटल था समय रैना स्टिल अलाइव। लेकिन लॉन्च के दिन सब कुछ बदल गया। इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज हुआ, और उसी समय रैना के यूट्यूब चैनल पर भी बिल्कुल फ्री अपलोड कर दिया गया।
ना कोई डिले, ना कोई एक्सक्लूसिव विंडो, ना कोई प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्शन। यानी जिस कंटेंट के लिए नेटफ्लिक्स आमतौर पर सब्सक्रिप्शन मांगता है, उसी कंटेंट को करोड़ों लोग यूट्यूब पर फ्री में देख रहे थे। ये सिर्फ एक शो का लॉन्च नहीं था, बल्कि नेटफ्लिक्स की सालों पुरानी स्ट्रेटेजी में एक बड़ा बदलाव था। अब सवाल और भी बड़ा हो चुका था, क्या नेटफ्लिक्स ने अपनी एक्सक्लूसिविटी छोड़ दी है, या फिर इस डील के पीछे कोई ऐसी बिजनेस स्ट्रेटेजी छिपी है जो आने वाले समय में पूरी क्रिएटर इकोनॉमी को बदल सकती है। यहीं से शुरू होती है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर वही एपिसोड यूट्यूब पर फ्री मिलेगा तो नेटफ्लिक्स क्यों खरीदेगा? एपिसोड नहीं है, कम्युनिटी है। नेटफ्लिक्स को सब्सक्रिप्शन सिर्फ एपिसोड से नहीं मिलता, उसे फ्यूचर मिलता है। अगर लेटेंट सिर्फ नेटफ्लिक्स पर आता तो मीम्स खत्म, इंस्टाग्राम क्लिप्स खत्म, रिएक्शन वीडियोस खत्म, ऑनऑर्गेनिक मार्केटिंग खत्म और करोड़ों रुपए की फ्री प्रमोशन खत्म। नेटफ्लिक्स ने पहली बार समझा, आज अटेंशन प्लेटफॉर्म के पास नहीं, क्रिएटर के पास है। पहले लोग नेटफ्लिक्स खोलते थे, फिर शो चुनते थे। आज लोग पहले क्रिएटर चुनते हैं, फिर प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। यानी पावर शिफ्ट हो चुकी है, और यही क्रिएटर इकोनॉमी है। समाय ने अपनी ऑडियंस को सिर्फ यूट्यूब पर नहीं बनाया, उन्होंने ऑडियंस को कम्युनिटी बनाया। यही वजह है कि उनकी ऐप लॉन्च होते ही टॉप चार्ट्स में पहुंच गई। कम कीमत, लॉयल ऑडियंस, कम्युनिटी मोनेटाइजेशन थी। नेटफ्लिक्स को इससे क्या मिला? करोड़ों लॉयल व्यूअर्स तक, डायरेक्ट एक्सेस मार्केटिंग पर कम खर्च, सोशल मीडिया पर फ्री वायरल रीच, यंग ऑडियंस से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, क्रिएटर इकोनॉमी में अर्ली पोजीशन। यानी नेटफ्लिक्स ने अपना रूल नहीं तोड़ा, उसने उसे अपग्रेड किया। ओरिजिनल स्ट्रैटेजी आज भी वही है, प्रीमियम ओरिजिनल्स अभी भी एक्सक्लूसिव है। लेकिन अब नेटफ्लिक्स समझ चुका है, फ्यूचर सिर्फ स्टूडियोज नहीं बनाएंगे, फ्यूचर क्रिएटर्स भी बनाएंगे। और शायद आने वाले समय में OTT प्लेटफॉर्म स्क्रिप्ट्स खरीदने से पहले कम्युनिटीज खरीदना शुरू करेंगे, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अब सबसे महंगी चीज कैमरा नहीं, ऑडियंस अटेंशन है। और जिसने अटेंशन जीत लिया, उसी ने पूरा गेम जीत लिया।